वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज एक नज़र डालते हैं बाजारों की तरफ सबसे पहले। और आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगभग फ्लैट ही ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा फॉलो अप बाइंग जो हमने कल देखी थी बाजारों में आज भी देखने को मिल रही है। इस समय निफ्टी 160 अंक की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए 23,402 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सो एक अच्छी रिकवरी जो है मार्केट्स में देखने को मिल रही है। तो इसके जो मेन आज सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? एक तो बैंकिंग स्पेस से। कल हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, तो आज जो रेस है उसकी जो लीड कर रहे हैं वो आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर रहे हैं। तो कल पीएसयूज का दिन था और आज जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का दिन है। और बैंक निफ्टी इस समय 287 पॉइंट्स की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में हल्कापन देखने को मिल रहा है, 15.49 के आसपास का लेवल है। फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी दोनों ही हल्के हरे निशान में कामकाज करते हुए, लेकिन आज बेसिकली जो है वो बेंचमार्क्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है विज़ द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप्स। आज के निफ्टी 50 के लीडर्स में सबसे ऊपर है आज एफएमसीजी कंपनीज। HUL, बहुत दिनों के बाद हमने HUL, नेस्ले जैसे काउंटर्स में आज तेज़ी देखी है। और अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL सबसे ऊपर यहाँ कामकाज करते हुए। ICICI बैंक, मैंने आज कहा कि कल पीएसयू बैंक्स की बारी थी, आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बारी है। तो ICICI बैंक इज लीडिंग अगेन, 2.5% गेन यहाँ पे। नेस्ले में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, 2.25% का इजाफा नेस्ले के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक आपके स्क्रीन में है। उसके बाद एक्सिस बैंक, अगेन एक्सिस बैंक इज ऑल्सो डूइंग वेल। एक्सिस बैंक में भी करीबन 2.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत फास्ट रोटेशन जो है हम देख रहे हैं, कभी IT में खरीदारी आती है, कभी फार्मा में। आज FMCG का दिन है, कल PSUs का दिन था, आज प्राइवेट बैंक्स का दिन है। तो ये चलता रह रहा है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो गल्फ रीजन से न्यूज़ निकल के आ रही है वो पॉजिटिव नहीं है। एक बार फिर टकराव जो है वो बढ़ चुका है, जिसके चलते हमने कल क्रूड में स्पाइक देखा था, लेकिन आज क्रूड थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। यानी कि अगर ब्रेंट की बात करें तो $92 के आसपास इस समय ब्रेंट कामकाज करते हुए। वहीं हमने सेल ऑफ देखा बुलियंस में, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड को अगर देखें तो एक महीने में 10% की गिरावट हम देख चुके हैं, सिल्वर में 20% की गिरावट देख चुके हैं। और इसके पीछे बहुत सारी खबरें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन रुपया आज, अगर हम अपने INR की बात करें, रुपये की बात करें, तो थोड़ी बहुत वीकनेस आज फिर वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी सरकार कदम उठा रही है रुपये को स्थिर करने की, स्टेबल करने की, और FIIs और FPIs का फ्लो इंडिया में बढ़ाने की, उसके बाद थोड़ा स्टेबिलिटी जो है वो इंडियन रुपये में हमको वापस देखने को मिल रही है। बाज़ार की दिशा क्या रह सकती है? आपको ऐसे बाज़ार में क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज जुड़ चुके हैं, मिस्टर देवेन चौकसी, हिज डायरेक्टर DR चौकसी फिनसर्व। देवेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर। थैंक यू गीतू, थैंक यू फॉर बीइंग इनवाइटेड। थैंक यू। देवेन सर, बाजारों की बात करें सो इट हैज़ बीन मोर देन 100 डेज नाउ। वॉर का कभी हाँ कभी ना, वो तो हम सुनते रहते हैं, और इतनी जल्दी बदलाव हो रहे हैं कि मार्केट्स को भी सोचना पड़ता है कि अब कहाँ की तरफ हम दिशा ले अपनी। हमने एक स्टीप करेक्शन देखी, करेक्शन के बाद एक अच्छा अप मूव भी देखा, लेकिन उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन। पर कहीं ना कहीं हम अब स्टेबल दौर की तरफ चल चुके हैं, एक रेंज का मार्केट बन चुका है। ऑल वर्स सीम्स टू बी इन द प्राइस नाउ। ऐसे बाजार को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर? स्थिरता अभी भी नहीं है, इन द सेंस दैट कल को क्या हो किसी को कुछ पता नहीं। गीतू, आई थिंक इट्स अ फेयर आस्क एक्चुअली। आप FY22 से देखो तो वो समय से जो वॉर रिलेटेड मामला चल रहा है वन आफ्टर अनदर कंट्रीज के साथ में, आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। इट लुक्स लाइक कि आज जो वॉर 2 या 3 कंट्री के बीच में चल रही है, इवन इफ आई थिंक दे ब्रिंग द सीज फायर, आई थिंक दूसरे कोई कंट्रीज के साथ में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा डेफिनेटली इतनी फ्लूइड सिचुएशन जियोपॉलिटिकली आज की तारीख में है, और मार्केट के लिए ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि आई थिंक वी हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज, वी हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ volatility, the behavioral of aspects of all the commodities and all of the services. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये न्यू नॉर्मल की तरफ हम लोग जा रहे हैं,
Unfortunate part it would be that I think world is asking for peace और जहाँ पे peace नहीं मिल रही, that's very unfortunate part. But having said that, हमारी इकोनॉमी के अंदर हम एक तरह नजरिए से देखें तो we are more of an inbound economy than extraordinarily outbound economy. Okay. हमारा जो एक्सपोर्ट्स का कारोबार है वो ग्रेजुअली बढ़ने जा रहा है विद 33 कंट्रीज के साथ में, जहाँ पे हमने एफटीए साइन किए हैं। तो ये साल से शुरुआत हो रही है, 26-27 फाइनेंशियल ईयर से शुरुआत हो रही है जी। दिस इज लाइकली टू एक्सेलरेट 28, 29, 30 के आसपास। तो ये पॉजिटिव बूस्ट देना रहना चाहिए। उसके साथ में जो पॉजिटिविटी आती है, दैट मींस अलोंग विद द बिजनेस यू आल्सो हैव द कंफर्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज साइड। करेक्ट। जो इतने सालों से फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारा एक तरफी व्यवहार रहा है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा रहा है और एक्सपोर्ट कम रहा है, अब यहाँ उम्मीद बनती है कि इंपोर्ट के सामने एक्सपोर्ट बैलेंस हो सकता है। सो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन हम इनके चल सकते हैं। मार्केट इज एक्सेप्टिंग दैट पार्ट एज वेल। दूसरी चीज जो मार्केट एक्सेप्ट करके चल रहा है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है वो हमारे कंट्री में से फंड्स बाहर निकाल के दूसरी कंट्रीज के अंदर ट्रेडिंग के लिए लेके जा रहे हैं। The market is now accepting it as a new normal. क्योंकि I think we have up till now been expecting FPI to bring in money. That fund is not coming into the country. On the contrary, they are withdrawing that money. Domestic fund जो बन रहा है उसके अंदर से market is accepting it कि यहाँ पे investment का दायरा systematically चल रहा है। तो ये भी एक new normal की तरफ हम लोग जा रहे हैं, which is another positive sign. Okay. Overall, summarizing this entire scenario into few lines, मैं ऐसा समझता हूँ कि निफ्टी आपको आज की तारीख के अंदर, निफ्टी एंड निफ्टी स्टॉक्स आज की तारीख के अंदर आपको जो वैल्यूएशन से मिल रहे हैं, those valuations are far more comforting and compelling than they were ever used to be. तो अगर 15% का अर्निंग ग्रोथ आता है, जीडीपी ग्रोथ करीबन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीबन 10.5-11% का आता है और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कंपैरेटिवली बेनाइन रहता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन अर्निंग ग्रोथ के साथ में वैल्यूएशंस कंपैरेटिवली बहुत चीप होते जा रहे हैं। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट। मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 22,800 22,200 का जो एक बेस लेवल है निफ्टी का, वो लेवल मार्केट डेफिनेटली संभल जाएगा उसके अंदर। एंड मे बी विद सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग स्पेस अवेलेबल ऑन द वॉर साइड एक्सेट्रा, करीबन वापिस 25,000-26,000 के बीच में मार्केट ये साल के अंदर आ सकता है। तो ये रेंज बना के चलते हैं, 22,000 to 26,000 की ब्रॉड रेंज बना के चलते हैं मार्केट के लिए। वी विल रिविजिट दिस रेंज सब्सिक्वेंटली अगेन। देवेंद्र सर, हमारे लिए जो मेजर कंसर्न रहा है वो है रुपी का वीकनेस और क्रूड का बढ़ना। लेकिन आपने भी नोट किया होगा, अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों में देखें तो क्रूड भी अब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन द ईरान एंड यूएस। कल जो झड़प शुरू हुई थी उसके बाद क्रूड वेंट अप टू $95-96, उसके बाद वापस 91-92 पे आ चुका है। सो दैट मार्केट इज ऑल्सो नॉट रिएक्टिंग द वे इट यूज्ड टू, यानी कि इट वेंट अप टू $122, वो भी रिएक्ट नहीं कर रहा। रुपी के लिए जो स्टेबिलिटी के लिए जो हमने कदम उठाए हैं, जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं, जो सरकार कर रही है, वो आपको लगता है कि इट्स इनफ? एक तो बात है कि क्या वो इनफ है स्टेबिलिटी के लिए, और दूसरा कि कितनी और ज़रूरत है फॉर अस टू रियली बी सेल्फ सफिशिएंट इन। अब हम क्रूड की अगर हम बात करें देवेंद्र सर, तो अब हम बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया ने यहाँ पे खोज कर दी, वहाँ पे खोज करती, जब क्रूड वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आता है तब हम कुछ नहीं करते। सो वी डोंट स्पेंड ऑन R&D, वी डोंट ट्राई टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन क्रूड। तो ये हम आखिरी टाइम पे कुआं क्यों खोदते हैं? हमारी पॉलिसीज में ऐसी कोई चेंजेस क्यों नहीं होती है कि दैट वी स्ट्राइव फॉर द बेटर? No, we give credits to government. I think उन्होंने काफी लास्ट 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर एक्सचेंज लिए हैं, एंड आई थिंक एक्सप्लोरेशन का बिजनेस एक्चुअली बड़ा है, कम नहीं हुआ है। बट जनरली एक्सप्लोरेशंस के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कि दिस इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसको ये जमीन के अंदर से तेल निकलता है तो उसको एक समय देना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो डेफिनेटली इंडिया इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। मे बी आई थिंक वी कैन हैव एन आर्ग्यूमेंट कि पिछले सालों में इंडिपेंडेंस के बाद क्यों काम नहीं हुआ था, उसका भी वो कोई मीनिंग नहीं रखता है, बिकॉज आई थिंक वी हैव लॉस्ट दोस इयर्स। करेक्ट। सो टुडे आई थिंक फ्यूचर के लिए इंडिया क्या काम कर रही है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। एक तरफ ऑयल एक्सप्लोरेशन की आपकी जो बात की है, आई थिंक दे आर प्रोग्रेसिवली गोइंग हेड, लाइक्स ऑफ ONGC, लाइक्स ऑफ ऑयल इंडिया, लाइक्स ऑफ IOC, लाइक्स ऑफ रिलायंस, केन्स,
ये सब कंपनियां अपना कारोबार बढ़ा रही है एक्सप्लोरेशन के अंदर। दूसरी तरफ इंडिया जो अननोटिस होते जा रहा है, इंडिया इज एक्सेलरेटिंग एट ए वेरी फास्ट पेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, कॉम्पैक्ट बायोगैस, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ये सब जगह से एनर्जी का नया पोर्टफोलियो बन रहा है और जो 2027 का टारगेट था वो आपने 2025 के दिसंबर में अचीव कर लिया है। तो दैट मींस वी आर मूविंग अहेड इन अ स्पीड विद एटलीस्ट 2 इयर्स एडवांस अचीवमेंट्स। 2030 का टारगेट ऐसा उम्मीद रखी जाती है कि 2027-28 के अंदर वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। So renewable energy का portfolio India is likely to have by 2030 40% of the total energy of the country will be renewable energy। तो ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं गिनी जानी चाहिए कंसीडरिंग कि ये डिकेड के अंदर हमने एक्सेलरेशन किया है। तो मेरा हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनी जानी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना जरूरी बनता है। So overall, India is bringing down the cost structure very systematically। आज मेटल कमोडिटी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो अपनी एनर्जी कॉस्ट बचा रही है, दैट इज स्ट्रेट अवे गेटिंग एडेड इनटू द बैलेंस शीट, प्रॉफिट के अंदर आता है, क्योंकि उनका 50-55% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू इज एनर्जी कॉस्ट और वो कॉस्ट आप बचा रहे हो। सिमिलर इज द सिचुएशन विद मेनी अदर कंपनीज। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक आपको ऑलरेडी उसका एक फीलिंग आना स्टार्ट हो गया है कि यहाँ पे कंट्री के अंदर corporate earning growth because of the use of renewable energy has started improving। My feeling is that I think अगले 2 या 3 साल के अंदर मेजर बदलाव आएंगे। जब आपका ग्रीन हाइड्रोजन का कारोबार शुरू होता है तो that will be a game changer, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन could possibly bring down the per unit energy cost to somewhere around 3.5 rupees per unit, as against industry paying today at around 10 rupees per unit। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि it's a game changer। 1/3 कॉस्ट के अंदर आपको एनर्जी मिलने जा रही है in near future। We remain distinctly optimistic about the possibilities and we remain very convinced कि इंडिया का जो समय है वो बेटर समय की तरफ हम जा रहे हैं। आज डेटा सेंटर्स को लेके जो है खबर आई थी, रिलायंस और मेटा के बीच में समझौता हुआ है फॉर डेटा सेंटर और रिलायंस के स्टॉक्स में आज पॉजिटिव मूव हमको देखने को मिल रहा है। सो डेटा सेंटर पे एक और खबर जो चाइना की तरफ से आई है, तो चाइना जो है वो 2 ट्रिलियन युआन यानी कि $295 बिलियन US डॉलर्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में निवेश करेगा टू बिल्ड अ नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स। हालांकि हमने भी शुरुआत तो की है, लेकिन हमारा स्केल थोड़ा कम है और जो स्केल चाइना का है वो बहुत बड़ा है। डेटा सेंटर्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, सर आपको कैसा लगता है देवेंद्र सर? सो पहले एक फिगर के साथ में पर्सपेक्टिव रखते हैं। चाइना की इकोनॉमी करीबन $19.5 ट्रिलियन की है, हमारी इकोनॉमी करीबन $4.8 ट्रिलियन की है। So they're at least 5 times bigger compared to us। So they deserve to spend that kind of money which we cannot spend because of the size of the economy। So that is the first point I think which we should put across। दूसरा पॉइंट ये है कि डेटा सेंटर का जो कारोबार है वो कारोबार एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है और इंडिया की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ गिनी जानी चाहिए वो स्ट्रेंथ ये है कि we are backward integrating data center into a renewable source of power। तो जहां तक because data center is a power guzzler, अगर आप डेटा सेंटर ऑपरेट करते हैं और आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर नहीं है तो यू विल बी एंड अप पेइंग सिग्निफिकेंटली लार्ज कॉस्ट ऑफ पावर एंड व्हिच विल बी अल्टीमेटली मेकिंग द एंटायर एआई इनिशिएटिव कंप्लीटली इनएफिशिएंट। ओके, इंडिया इज नोन, हमारा देश जो है इज नोन फॉर डिसरप्टिंग द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स। 5G के अंदर हमने जो हिसाब से डेटा जो कॉस्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर आज की तारीख में कोई कंट्री नहीं प्रोवाइड कर सकती है डेटा इतनी लो कॉस्ट के अंदर। वी आर प्रोवाइडिंग 5G एंड वी आर द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रोपेल करना है तो आपको ज्यादातर फोकस देना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अगर रिन्यूएबल एनर्जी आपकी सस्ते भाव में मिलती है तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होएगा। जब रिलायंस की अपने बात की मेटा के साथ के अंदर उनका जो टाइप हुआ है, जो आज अनाउंस हुआ है, उसके अंदर एक कितना सुंदर तरीके से वो लोग ने टाइप नक्की किया है। एक तरफ रिलायंस विल बी प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट डिजाइन बिल्डिंग ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर along with the renewable power, along with its operation and its management will be completely taken care of by Reliance, including providing the cooling system through desalination water plants। तो काफी हद तक रिलायंस पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ मेटा जैसी कंपनी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज करके अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बिल्ड कर रही है। तो दैट मींस दैट द स्केल ऑफ एक्टिविटी दैट इंडिया इज गोइंग टू एक्सपीरियंस विद दिस डेटा सेंटर इज जस्ट स्टार्टेड बिगिनिंग।
Or Reliance is one company, Adani is another company, Tata TCS is another company. Likewise, there are many data center operators which are entering into India, including GCC areas. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो अगर एक लाइन के अंदर थोड़ा इसका समरी कर दूं, तो वर्ल्ड के अंदर अगले 5 साल के अंदर जितने फैक्ट्री बिल्डिंग, जितने रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए खर्चा किया जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा खर्चा डेटा सेंटर के लिए किया जाएगा. इनफैक्ट डेटा सेंटर की कैपेसिटी 5 गुना बढ़ रही है अगले 5 साल के अंदर. तो ये मेरा एक मानना है कि आई थिंक इवेंचुअली एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर along with I think a complete renewable energy segment at the back, जो इंडिया का स्पेशलाइजेशन है, will ultimately bring down the cost of token per unit जो डेटा सेंटर के अंदर चार्ज किया जाता है. That will be brought down significantly in such a level that entire world will look at India for alternative in form of AI computing power. So we have to be little more patient because of we have started comparatively late compared to others, but we are entering into a matured era, so which is a very good thing to happen. देवेंद्र सर,